हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है उसका तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय आय पढ़ा, फिर कंजप्शन फंक्शन पढ़ा और अब है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हालांकि आपके टॉपिक तो मुद्रास्फीति है, लेकिन मुद्रा से संबंधित सारे सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए सवालों को देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है, प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक। भारत में मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंध कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। विस्तृत मुद्रा का संबंध किसका है? M3 है जो विस्तृत मुद्रा है। जीडीपी अप स्थिति कारक बराबर होती है। हालांकि सब्जेक्ट का टॉपिक तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न एकदम परफेक्ट है, लेकिन पूछ सभी रहे हैं। तो देखिए, जीडीपी अप स्थिति कारक बराबर होती है मौद्रिक जीडीपी प्लस वास्तविक जीडीपी। यही है जीडीपी अप स्थिति। जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए हैं और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कितनी होगी? तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये जो 65,000 हैं, ये 65,000 125% के बराबर है। किसके? 125% के बराबर। तो इसका 100% कितना होगा? तो देखिए, ये 65,000 है जो 125% है, तो 52,000 क्या होगा? 100% होगा। 52,000 100%। अगर 50% गए तो 26,000 होगा, ये 26,000। और यदि 25% गए तो 13,000 होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ रहा है। भारत में विस्तृत मुद्रा M3 में निम्न में से किन्हें शामिल किया गया है? तो देखिए, जनता के पास करेंसी है उनको किया गया है। व्यापारिक बैंकों के पास जो मांग जमाएं हैं उनको भी किया गया है। व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं उनको भी किया गया है। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं उनको भी किया गया है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा आई थी और ये वॉकर के द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अवस्फीति वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु। कीमत स्तर के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको एक संतुलन बनाए रखना, समायोजित करना। सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? तो लेखे की इकाई के रूप में। लेखे की इकाई के रूप में सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ। बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी हैं। यह कथन किसका है? तो ये शेयर्स का है। किसका है? शेयर्स का। ये सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं आपके। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, ये तो है ही है बैंकों का, रिजर्व बैंक का उद्देश्य। कीमत में स्थिरता लाना, ये भी है। रेपो रेट दर, रिवर्स रेप दर, वो सब संतुलन बनाए रखने के लिए ही करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का साख प्रवाह भी ये बनाए रखते हैं। लेकिन राजकोष से घाटा को कम करना ये सरकार का कार्य है। मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो आधार मुद्रा किसे है? M1। क्या क्या नाम है? रिजर्व मुद्रा यानी रिजर्व रहता, आरक्षित रहती है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त, ये सबसे पावरफुल मुद्रा है M1। ये तो थे आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए सवाल। अब हैं RS एग्जाम होता था आपके इकोनॉमिक्स में, RS प्री का। अब तो ये जीके का ही होता है। ये 1993 से लेकर 2012 तक चला था। उसके अंदर मुद्रास्फीति से क्या क्या आरपीएससी ने पूछे हैं, क्योंकि आरपीएससी रिपीट करते हैं तो ये सवाल देखना बहुत ही जरूरी है। कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है जब निर्यात की लोच प्लस आयात की लोच क्या हो? ये जो सिंबल है और ये 1, ठीक है ना। एक आदेशा आश्रित मुद्रा होती है वैद्य मुद्रा। मुद्रा एक आदेशा आश्रित मुद्रा होती है।
मुद्रा की पूर्ति है एक स्टॉक विचार। मुद्रा की पूर्ति क्या है? एक स्टॉक विचार। जो स्टॉक शेयर बाजार में जो चलता है ना, वैसा का वैसा सिस्टम भी मुद्रा की पूर्ति का है। निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ति को विस्तृत रूप से मापता है? तो M3। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा मन आए जैसे नहीं छाप सकते सरकार। ये एक संतुलन बनाए रखने के लिए देखते हैं कि कहीं ये मुद्रास्फीति तो नहीं होगी या अविस्फीति तो नहीं होगी, क्योंकि टाइम के अनुसार ही मुद्रास्फीति लाभदायक होती हैं या फिर हानिकारक होती हैं। निम्न में कौन मुद्रा की पूर्ति को विस्तृत रूप से मापता है? तो M3। M3 को परिभाषित किया जा सकता है M1 प्लस बैंकों के पास समय जमा। M3 को क्या? एक तो M1 पावरफुल मुद्रा और प्लस बैंकों के पास जो भी समय जमा है वो मापती है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा के कार्य को महत्व दिया जाता है मूल्य संग्रह का। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा के कार्य को महत्व दिया जाता है मूल्य संग्रह का। अपस्थिति लाभ पहुंचाती है। अपस्थिति देखिए पेंशन प्राप्त करने वाले को, अप नहीं है यहाँ पर, अव है, अवस्फीति है। अवस्फीति लाभ पहुंचाती हैं, पेंशन जो प्राप्त करते हैं वो उनको लाभ पहुंचाती है। और अब मुद्रास्फीति ऋणी को लाभ पहुंचाती। किसको? ऋणी को। भारत में काली मुद्रा का मुख्य कारक है कर की चोरी। कर की चोरी। ये जो प्रश्न है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है अमेरिका में, उनके अंदर जो केन्स वगैरह थे, 3-4 वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कार्य किया था इस पर। ठीक है, तो कर की चोरी क्या करना है? कर की चोरी है काला बाजारी। अब स्फीति वह तकनीक है जिसमें कम कीमत परिवर्तन का समायोजन करती। कीमत जब परिवर्तन होती है तो उसको संतुलन बनाए रखती, समायोजन करती। मौद्रिक गुणक अनुपात। मौद्रिक गुणक अनुपात है अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा एवं आधार मुद्रा का। आधार मुद्रा कौन सी? M1। मुद्रा की मात्रा एवं आधार मुद्रा का। निम्न में से कौन सी वस्तु सीमित नहीं है? तो देखिए मुद्रा सीमित है। हाँ, मुद्रा सीमित है भाई, फिक्स है। भारत के साथ, भारत के पास इतनी मुद्रा है। समय भी सीमित है और शुद्ध वायु भी सीमित है, खत्म हो सकती है। लेकिन कचरा है जो सीमित नहीं। ये सिर्फ मुद्रा से संबंधित था और इसने 3 अलग जोड़ दिए। चलो कोई बात नहीं। मुद्रा परिमाप सिद्धांत के सबसे सरल कथन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। मुद्रा परिमाप सिद्धांत के सबसे सरल कथन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति। मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सटीक कीमत स्तर पर निर्धारित करती है। मुद्रा स्टॉक की मात्रा ही सटीक कीमत स्तर पर निर्धारित करती है। मुद्रावादी वे अर्थशास्त्री हैं जिनका यह मानना है कि मुद्रा की पूर्ति सभी बाजारों में व्ययों को समान रूप से प्रभावित करती है। मुद्रा की पूर्ति है जो सभी बाजारों में खर्च होते हैं, खर्च को समान रूप से प्रभावित करती है। अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कमी। जैसे कि डॉलर के समकक्ष यदि रुपए को देखा जाए तो डॉलर तो ऊपर है, ठीक है ना, रुपए से। तो यही कह रहा मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कमी। जैसे कि अभी रुपए की रेट माना कि 80 रुपये चल रही है $1 में, तो यदि इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अविस्थिति, मतलब रुपए का मूल्य घट जाएगा। इसका $1 में 90 रुपये हो जाएंगे। तो रुपये का तो मूल्य घट गया ना। $1 में पहले 80 रुपये थे, अब 90 रुपये हैं। तो ये अविस्थिति है। मुद्रा परिमाण के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जाता है। मुद्रा परिमाण के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जाता है मिल्टन फ्रीडमैन को। मिल्टन फ्रीडमैन को। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक व उच्च शक्ति मुद्रा का गुणनफल है। पूर्ण रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। एक तो केंद्रीय बैंक नियंत्रित करती है, एक मुद्रा गुणक व उच्च शक्ति मुद्रा का गुणनफल है।
क्या है? अर्थव्यवस्था। किसका गुणक है? मुद्रा गुणक व उच्च शक्ति मुद्रा का गुणनफल है, दोनों का गुणा कर दो। मुद्रा प्रसार की दर में वृद्धि की संभावना से अल्पकालीन फिलिप्स वक्र खिसक जाएगा दाईं तरफ। ये जरूर याद रखना, दाईं तरफ बाईं तरफ आते हैं सवाल। मुद्रा प्रसार की दर में वृद्धि की संभावना से, यदि मुद्रा का प्रसार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो जो एक अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है वो किधर खिसक जाएगा? दाईं तरफ। इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, विनिमय का माध्यम है, यानी कोई भी वस्तु खरीद लेन देन। मूल्य संचय का साधन है, और स्थगित भुगतानों का मान, स्थगित भुगतानों का मान, धातु का संग्रह नहीं। मुद्रा की मांग निम्न कारणों से उत्पन्न होती है: लेन देन उद्देश्य से, कोई भी सामान खरीदारी करना है; सतर्कता उद्देश्य से; सट्टा उद्देश्य से, इसका सभी। सट्टा का मतलब होता है जोखिम। क्या होता है? जोखिम, जैसे कि एलआईसी या फिर इंश्योरेंस वगैरह। सुप्रसिद्ध पुस्तक ए ट्रीट्स ऑन मनी, ट्रीट्स ऑन मनी, देख लेना ये क्या, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है। J.M. केंज नहीं है, किन्स होगा। क्या होगा? किन्स एक बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक था, अर्थशास्त्री था, किन्स। ये क्या, पुरानी किताबों के अंदर थोड़े शब्दों का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये आज के तो पेपर है नहीं, 2012 के हैं। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह विचार है ये J.M. किन्स का है। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? तो मौद्रिक अधिकारी से। मौद्रिक नीति मौद्रिक अधिकारी से। एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से, अगर देश की करेंसी में गिरावट आ गया मूल्य में, घरेलू कीमतें बढ़ती हैं। अगर मूल्य में गिरावट आ गया, पहले 100 रुपये में 2 किलो शक्कर मिलती थी, अब 100 रुपये में 150 रुपये में 2 किलो मिलेगी, तो कीमत गिरी। एक सेकंड। मुद्रास्फीति लाभ पहुंचाती है ऋणी को, मुद्रा अवस्फीति तो पेंशनधारी को, और मुद्रास्फीति है जो ऋणी को लाभ पहुंचाती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है। अगर ऋण देगा रिजर्व बैंक सरकार को, तो रिजर्व बैंक के पास में मुद्रा की कमी होगी, तो वो मुद्रा को छापेगा। मुद्रा को छापेगा तो मुद्रा पहले से थी और बढ़ जाएगी। मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांतों में यह माना है कि अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, केवल स्फीति होगी। सही है, अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ कीमतें बढ़ेगी। अधिक मुद्रा अगर छाप दी तो मूल्य घट जाएगा, वैल्यू घट जाएगी मुद्रा की। मुद्रावादी वे हैं जो यह विचार रखते हैं कि बेरोजगारी से ज़्यादा गंभीर मुद्रास्फीति है। बेरोजगारी से भी ज़्यादा क्या गंभीर स्थिति है? मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति एक स्थिति नहीं बल्कि कीमत वृद्धि की एक प्रवृत्ति है। आधार मुद्रा में सम्मिलित हैं, बैंकों के पास कोष एवं जनता के पास करेंसी है, उसको आधार मुद्रा कहते हैं। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे J.R. हिक्स। मूल्य एवं पूंजी। किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वे उम्मीद करते हैं कि ब्याज की दर में गिरावट आएगी। किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वे उम्मीद करते हैं कि ब्याज की दर में गिरावट आएगी। मुद्रा के कार्य को स्थैतिक एवं प्रायोगिक श्रेणी में किसने बांटा है? तो पॉल एंजिल ने। एक तो स्थैतिक और एक प्रायोगिक। किन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है लेन देन के उद्देश्य से। किन्स के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष
वह मुद्रा है जो रखी जाती है लेन देन के उद्देश्य से। इरविंग फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति क्या है, तो M1 प्लस M ऐसे ये कॉमा है और V भी कॉमा है। भारत में काला धन है, केवल मूल्यों को बढ़ाता है, ये तीव्रता से केवल विलासी उपभोग को बढ़ाता है और केवल सरकार की आय को हानि करता है। तीनों है, एक तो विलासी उपयोग बढ़ाता है, अगर किसी के पास ज़्यादा धन है, काला धन है। कौन मौद्रिक नीति का चैंपियन रहा है, तो J.M. किन्स। कौन मुद्रा की मांग का निर्धारण नहीं करता है, तो सट्टा से संबंधित जरूरतें ये मुद्रा की मांग का निर्धारण नहीं करता, बाकी वस्तुओं व सेवाओं की खरीद करता है, सतर्कता संबंधी जरूरत करता है, सरकार की रक्षा संबंधी जरूरतें करता है। निम्न मुद्रा का कार्य नहीं है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, स्थगित भुगतान का माध्यम है, लेकिन स्फीति से बचाव का नहीं है। स्फीति से बचाव सरकार करेगी, मुद्रा सरकार नहीं, सॉरी, रिजर्व बैंक करेगी। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग को देखा गया है धनात्मक रूप से। क्या देखा गया है, धनात्मक रूप से। इनका कहने का मतलब यह है कि यदि मुद्रा किसी के पास यदि मुद्रा ज़्यादा आ रही है तो वो खर्च भी ज़्यादा करेगा। जैसे कि पहले मुद्रा इतनी आ रही है तो वो खर्च इतना कर रहा था। अब ये कह रहे हैं कि यदि मुद्रा बढ़ जाती है, उनके पास पेमेंट बढ़ जाता है, तो खर्च ये उतना अधिक नहीं बढ़ेगा जितना मुद्रा बढ़ी है, खर्च थोड़ा सा ही बढ़ेगा, खर्च में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो इसके स्तर के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। तरलता का जाल वह दशा है जहां प्रचलित ब्याज दर पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। जब महंगाई एवं बेरोजगारी के लक्षण, ये सॉरी इसको मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया, इसका आंसर हाँ यही है, आंसर यहीं पर है। तरलता का जाल वह दशा है जहां प्रचलित ब्याज दर पर मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तरलता का जाल वह दशा है जहां प्रचलित ब्याज दर पर क्या होता है कि बैंकों में यदि ये दर कम हो जाए, ब्याज दर, तो लोग बैंकों में जमा नहीं करेंगे पैसे, वो अपने पास रखेंगे। अगर लोग अपने पास घर पे ही रखेंगे पैसे तो मुद्रा की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि मुद्रा तो चलनी चाहिए, इस जेब से खाली होकर इस जेब में आनी चाहिए। मुद्रा तरलता वही है जाल। तो इसमें क्या है कि फिर मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी, लोग अपने पास ही रखेंगे पैसे, तो पैसे और छापने पड़ेंगे, मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। जब महंगाई एवं बेरोजगारी के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। विश्व मुद्रा की अवधारणा किसने रखी, मुंडेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मुद्रा, ये नेट से मैंने देखा है, कहीं मिला ही नहीं था इसका आंसर। मुद्रा की मांग निम्नांकित से संबंध है, आय के स्तर तथा ब्याज दर दोनों से ही धनात्मक है। मुद्रा की मांग, आय के स्तर और ब्याज दर। देखिए ब्याज दर भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है। अभी मैंने बोला था कि ब्याज दर यदि घटेगी तो लोग अपने पास रखेंगे पैसे और मार्केट में कमी आ जाएगी मुद्रा की, तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। और आय के स्तर, यदि आय का स्तर बढ़ गया, किन्स का अनुसार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसार, यदि आय का स्तर बढ़ गया तो खर्च भी बढ़ेगा, हालांकि उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, लेकिन मुद्रा की आवश्यकता होगी उस समय, खर्च बढ़ेंगे तो। निम्नांकित से LM अनुसूची किस तरफ खिसकेगी। देखिए LM एक अनुसूची है, इसका एक ढाल होता है, तो मुद्रा की पूर्ति में यदि वृद्धि होगी तो दाईं ओर खिसक जाएगी और कमी होगी तो बाईं ओर। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सर्जन किए जाने का क्या कारण है, तो बैंकिंग में आंशिक कोष प्रणाली का होना। देखिए मुद्रा सर्जन यानी साख सर्जन, वाणिज्यिक बैंक साख सर्जन कब करेंगे,
बैंकों के पास एक निश्चित नियम है, आरबीआई ने तय किया है कि आपके पास 20% मुद्रा होनी जरूरी है। अब बैंक के पास जैसे ही कोई धन जमा करने के लिए आता है तो वो ऋण देता है। अब कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि बैंकों के पास पैसा होता ही नहीं है और वो उनको लोगों को जो जमा करवाते लोग उनको भी वापस देनी पड़ती है पूंजी। जैसे कि आपने खाता खुलवाया, बैंक गए, आपके पैसे या एफडी पूरी हो गई, आपको अब पैसे चाहिए, तो बैंक कहाँ से लाएगी? तो बैंक क्या करेगी? साख सर्जन करेगी, उनको साख देगी। ठीक है ना। एलएम वक्र जितना कम ढालू होगा उतना ही मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। एलएम वक्र जितना कम ढालू होगा उतना ही मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी, और ज़्यादा होगा तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी। टोबिन के मुद्रा की परिसंपत्ति मांग सिद्धांत के अनुसार चालू बाजार प्रतिफल में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है, आप देख लेना। किन्स है, यहाँ पर किन्स नहीं है। किन्स के अनुसार मुद्रा की सट्टे की मांग निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो मुद्रा की तुलना में बॉन्ड से मिलने वाला प्रतिफल कम हो। ये कह रहा है कि जोखिम की मांग किस समय किस कारण से होती है, मुद्रा की सट्टे की मांग। तो देखिए, अगर कोई बॉन्ड है, ठीक है ना, अगर ब्याज दर कम होगी बैंकों की तो लोग क्या करेंगे? बॉन्ड को अपने पास रखेंगे, बॉन्ड को अपने पास रखेंगे। जैसे कि अगर बैंक के अंदर बॉन्ड की वैल्यू कम है तो वो बेचेंगे नहीं, वो अपने पास रखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि बॉन्ड में मिलने वाला प्रतिफल यदि कम हो तो मुद्रा की सट्टे की मांग, मतलब अगर जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आप बैंक गए और बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक दर कम है, तो आप क्या करेंगे? बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, आप वो मुद्रा क्या रखेंगे? अपने पास रखेंगे। अगर आप अपने पास रखेंगे मुद्रा तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि मुद्रा की कमी आ जाएगी। मुद्रा तो बैंकों में ही होनी चाहिए, बैंक क्या करते हैं? ऋण देते हैं, तो वो बाजार में चली जाती हैं और मुद्रा घूमती रहनी चाहिए। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधक है? भारत में सबसे बड़ी यही कमी है कि भारत में जो भी सोना खरीदते हैं वो अपने पास रखते हैं, पेड़ भी बहुत कम है। लेकिन जो विदेशों के अंदर हैं वो सोना क्या करते हैं कि खरीदते जरूर है लेकिन उसको बेचते हैं। जैसे ही भाव आए बेचा, जैसे ही भाव आया बेचा, जैसे ही भाव कम हुए खरीदें। तो ये तरलता बनी रहती है, कोई भी चीज़ की तरलता बनी रहनी चाहिए, किसी के पास अलमारी में रखनी नहीं चाहिए, तभी वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन भारत में उल्टा है, सोना सब खरीदते सब हैं लेकिन वो अपने पास रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधक है? तो बैंक दर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधक है? अप्रत्यक्ष है खुले बाजार की क्रियाएं, और प्रत्यक्ष है बैंक दर, नकद आरक्षित विधि और वैधानिक तरलता अनुपात। मौद्रिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में घाटे वाले राष्ट्र के मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप यह धारा स्वतः ही दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि अवमूल्यन से क्या होता है? राष्ट्र में मुद्रा की आधिक्य पूर्ति बढ़ेगी। अवमूल्यन से क्या होता है? राष्ट्र के अंदर मुद्रा की अधिक से अधिक पूर्ति बढ़ेगी। मुद्रा को छापना, ठीक है ना, मुद्रा ज़्यादा हो जाती है अवमूल्यन के अंदर। अवमूल्यन में क्या होता है? मुद्रा ज़्यादा हो जाती है। कारण क्या है कि अगर मुद्रा छापेंगे तो मुद्रा का मूल्य है जो अब हो जाएगा, गिरने लगेगा। इससे क्या होगा? एक तो कीमत है जो कीमत स्थिर रहेगी, कीमत बढ़ेगी नहीं। मुद्रा का मूल्य यदि गिरने लग गया तो कीमत पर फोकस पड़ेगा, कीमत बढ़ेगी नहीं, कीमत कुछ टाइम के लिए स्थिर रहेगी। तो ये जानबूझ के सरकार करती है कई बार मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का मूल्य गिराना। तभी तो भारत का $1 के, जब देश आज़ाद हुआ तब $1 था $1 के समकक्ष, लेकिन आज की तारीख में कितना है आपको पता ही है, 70 के आसपास होगा शायद। तो ये थी मुद्रा से संबंधित, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डिमांड एंड सप्लाई पर।
तो मैटर तैयार हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।